यदि आप भी आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यह जो प्रिलिमिनरी पेपर है, जिसे पीटी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यह दो भागों में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को जीएस पेपर भी कहते हैं और पेपर 2 को सीसेट का पेपर भी कहते हैं। दोनों का जो टाइमिंग है, दोनों का ड्यूरेशन 2-2 घंटे का होता है। और पेपर 1 जो जीएस का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसीलिए यह 200 मार्क्स का हो जाता है। और सीसेट में कुल 80 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं और इस तरह से यह 200 मार्क्स का यह भी हो जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। दोनों पेपर में 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, जीएस में भी और सीसेट में भी। अब इसमें कुल मिला के 2 बातें सामने आती हैं, एक जीएस शब्द, एक सीसेट शब्द। आखिरकार है क्या? तो जीएस में आप जनरल नॉलेज से संबंधित सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और सीसेट में एप्टीट्यूड टेस्ट है। आखिरकार क्या आप में क्षमता है, और यह क्षमता बौद्धिक क्षमता से संबंधित है कि आप जनरल मैथ, रीजनिंग, इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं तथा पैसेज को पढ़ के समझ पाते हैं। तो इस तरह से इसको एप्टीट्यूड क्षमता कहते हैं। अब चलिए पेपर 1 को डिटेल से देखते हैं। इस पेपर 1 में कुल 7 टॉपिक हैं जिनके आधार पर प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो पहला टॉपिक ही है करंट अफेयर का, और इसमें 2 तरह से जो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको भी शामिल किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं को भी करंट अफेयर को पढ़ना होगा, उससे भी प्रश्न आएंगे। इसका वेटेज जो है जनरली 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक होते हैं। यूपीएससी ने कभी इस बात को नहीं कहा है कि हम किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चंस की संख्या जो है हम लोग ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि औसतन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसी आधार पर हम लोग एक रफ फिगर दे सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें जो हिस्ट्री पढ़ना है केवल भारत का पढ़ना है, विदेश का हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। और इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली है। पहला तो हिस्ट्री तो आपको भारत का पढ़ना है, लेकिन जो जोर दिया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, यह इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू कब हुआ? तो आप 1885 के बाद, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद के आंदोलनों को, जो कि 1906 से स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन का, उसके बाद गांधी जी का जो चरण आता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन को, और साथ में क्रांतिकारी, उदारवादी, सारे तरह के आंदोलन को जो 1885 के बाद घटित हो रहे हैं, हर एक घटना को आपको पूरी तरीके से फोकस करके बल दे के पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे होते हैं। अगर क्वेश्चंस की संख्या की बात की जाए तो इससे लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, और इसी कारण यह काफ़ी वेटेज वाला पोर्शन है। अब तीसरा पोर्शन देखते हैं। तीसरा पोर्शन है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये पोर्शन जो है ज्योग्राफी का, आपको इंडिया का भी पढ़ना होगा और वर्ल्ड का भी, जबकि हिस्ट्री केवल इंडिया का पढ़ना है, और जबकि ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड का भी पढ़ा जाएगा। अब भारत के साथ जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल को पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 3 आधार पर हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। फिजिकल में जो प्राकृतिक ज्योग्राफी है, पर्वत, पठार, नदी, नाला, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल में पढ़ेंगे। सोशल में जितने भी तरह के इंसानों ने बनाया है, जैसे जनसंख्या पर, नगरीकरण, इन सब से संबंधित प्रश्न जो है सोशल में आएंगे। और इकोनॉमिक में जितने भी तरह के रिसोर्सेस है, संसाधन हैं, कि तांबा, उर्वरक, खनिज कहाँ पर क्या है, और किस क्षेत्र में कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा उद्योग लग रहा है, उन सब चीज़ों को, इन चीज़ों में पढ़ना है। और इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला तो भारत में देखेंगे और दूसरा फिर वर्ल्ड का ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे।
तो यह पोर्शन काफ़ी लेंदी हो जाता है, क्योंकि भारत के साथ वर्ल्ड का भी पढ़ना है। अब बात करते हैं इसका वेटेज का। तो जनरली 7 क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चंस तक इसका वेटेज दिया जाता है, और इस तरह से यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है। अगला पोर्शन जो है हमारा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटी और गवर्नेंस नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा इंडिया का। अब इसमें जो पॉलिटी और गवर्नेंस का भाग है उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो उसको डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनके मतलब पूछ लिए जाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, भारत में जो है मंत्रिपरिषद जो बना है और संसदीय व्यवस्था चल रही है उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंचायती राज संस्थान जो 73वां 74वां संविधान संशोधन से शुरू हुआ है उस पर क्वेश्चंस आएंगे। पब्लिक पॉलिसीज पर क्वेश्चंस आएंगे, सरकार जो है बहुत सारे नीतियां बनाती हैं और बहुत सारी योजनाएं भी चला रही हैं, जैसे पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, ये सब सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर राइट इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारे लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, SC ST महिलाओं, इन सब चीज़ों को इनके अधिकार दिए जा रहे हैं, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, तो उन पर क्वेश्चंस बनेंगे। और अंतिम में ETC जो लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो है UPSC केवल इन सब चीज़ों से नहीं बंधा है, इसके आउट भी वह कुछ दे सकती है। और इसका अंदाज़ा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाते हैं कि वह इसके बाहर क्या क्या पूछ सकती है। तो इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि जो करंट अफेयर से संबंधित पॉलिटी के पोर्शंस होते हैं उस पर ज़्यादा इनका वेटेज होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है। तो जनरली इसका वेटेज जो है 12 से लेके 20 क्वेश्चंस तक देखा गया है। तो इस तरह से बहुत ही अधिक वेटेज वाला और हाईली स्कोरिंग जो है वह इंडियन पॉलिटी ही है। और जिसने भी इस पर बाजी मारा और क्वेश्चंस कभी ज़्यादा पूछ लिए गए तो उनके लिए तो चांदी लग जाती है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। और इसमें टॉपिक क्या क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछा जाएगा, पॉवर्टी से, इंक्लूजन से, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव से, और यहाँ पर लास्ट में ETC लिख देता है। तो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए 17 गोल रखे गए हैं। तो उन सब पर जो है उन सब से रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा गरीबी है, कारण क्या है, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, कितने समितियाँ बैठी हैं, उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंक्लूजन मतलब कि आज भारत में हर किसी को समावेशी विकास का मौका दिया जा रहा है और उसके लिए अर्थव्यवस्था से सभी को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, उनके उन्नति के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूजन में आ जाएंगी। डेमोग्राफिक्स में जितने भी तरह के अभी लोग हैं उनका क्या पार्टिसिपेशन है, किस तरह का वर्क डिवाइड चल रहा है, लोग किस तरह के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। साथ ही सोशल सेक्टर में इकोनॉमिक्स का क्या इफेक्ट है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ETC का मतलब है कि इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें जनरली देखा गया है कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अधिकांश पूछे गए हैं और हाल फिलहाल में अभी जो है एक्सटर्नल सेक्टर में भी काफ़ी क्वेश्चंस बढ़े हैं। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हम लोग निकाल सकते हैं कि इन सब सेक्टर्स को इधर कहा जा सकता है। और शेयर मार्केट के भी 1-2 क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। अब बात करते हैं इसके वेटेज का। तो इसका वेटेज काफ़ी अधिक है, 10 से 20 क्वेश्चन के रेंज तक पूछा गया है यह, और इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स है। अगला टॉपिक देखते हैं, जनरल साइंस ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, इन्वायरमेंटल का जो सब्जेक्ट है, आपको इसमें एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, केवल जनरल नॉलेज की ही आवश्यकता है। उतना ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 किताबें पढ़ ली हैं और 2 और ख़रीद के ले आए हैं कि इसमें तो पूरा PhD करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको बस जनरल कोई एक किताब खरीदना है इन्वायरमेंट का और उससे पढ़ लेना है। अब इसमें ध्यान कहाँ देना है, जनरल इशूज मतलब जो अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड
करंट इशू चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप। और वो भी एरिया बता दिया गया है कि आपको बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें पेड़ पौधे इन सबों से कई सारे जीवों के बारे में, जैसे हाथी के बारे में पूछ लिया जाएगा, गिलहरी के बारे में पूछ लिया जाएगा, चीता, बाघ, जितने भी आप जानवर देख रहे हैं, हिरन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन जानवरों पर। तो आपको जो करंट में चल रहे हैं न्यूज में जितने भी जीव जंतु आ रहे हैं, चाहे वह नीलगाय हो, चाहे डॉल्फिन हो, चाहे शार्क हो, तो आप उन पर नज़र बनाए रखें। इसी में अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसमें आप पढ़ेंगे कि UNFCCC जो है एक संस्थान है और वही जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफ़ी सारी इनिशिएटिव कर रही है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कई अन्य संस्थान भी हैं जो कि बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो आपको उन सारे संस्थानों को बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावे इसके अतिरिक्त और कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त यूपीएससी कई बार जो है अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है कि करंट अफेयर में जो जनरल इशूज है उससे भी कुछ क्वेश्चंस उठा के फेंक देता है। एग्जाम्पल के रूप में कई सारे ईंधन की बात की जाए, या फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात की जाए, या फिर एग्रीकल्चर की बात की जाए, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी घुसाते हैं इसमें। और एग्रीकल्चर जो है काफ़ी प्रश्न एग्रीकल्चर के इसमें घुसा दिए जाते हैं, तो आपको उसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात है कि इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो वेटेज है 8 से लेकर 15 क्वेश्चंस तक पूछने का रिवाज रहा है, हर साल बदलता रहता है। इसको देखकर यह तो समझ में आ गया कि यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका। अब इसमें अंतिम और 7वां जो टॉपिक है वह है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में क्या क्या पूछता है, तो इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें भी इसका जो फेवरेट पोर्शन है वह है बायोलॉजी। और अब जो है इसमें एक नया टॉपिक टेक्नोलॉजी की बात की जाए, वह काफ़ी इमर्ज हो चुका है। और फिजिक्स केमिस्ट्री से अब लगभग ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है, और बायोलॉजी से 1-2 दिख गया तो दिख गया, बाकी सारे क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसमें बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, ये सारे स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन सब चीज़ों को पूछा जा रहा है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसीलिए अधिकांश लोग अब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जनरल साइंस का मतलब ही अब टेक्नोलॉजी लगभग ने मान लिया है। लेकिन ऐसा करना काफ़ी भूल होगी, आपको सारे पोर्शंस पर ध्यान देना होगा, साथ ही टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। और अगर थोड़ा समय की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी की ओर आपका ज़्यादा झुकाव होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यूपीएससी कभी भी चीज़ें बदल सकती है। अब बात करते हैं इसके वेटेज की। तो इसका वेटेज जो है जनरली 6 से 12 क्वेश्चंस तक देखा गया है, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इसका हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि कितने क्वेश्चंस इससे आते हैं और क्या इसका फॉर्मेट है, किन किन सब्जेक्ट्स की को पढ़ने की आवश्यकता है। अब इन सब पर तो आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगे। बचा आपका जो करेंट अफेयर का है, उसमें आप कोई एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू उठा सकते हैं, और दूसरा में किसी एक मैगजीन को उठा सकते हैं, बेहतरीन मैगजीन जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो और नेशनल संस्करण का हो, ताकि वह सारे चीज़ों को कवर करता हो और साथ ही इसमें इंटरनेशनल चीज़ें भी हों। तो मैगजीन पढ़ते हुए आप थोड़ा ध्यान रखें कि वह जो है इंटरनेशनल लेवल तक कवर किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी चीज़ें छोड़ देंगे। अब पेपर 2 डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि यह जो एग्ज़ाम है जनरली मई के लास्ट वीक या फिर जून के प्रथम वीक में लिया जाता है। और यह जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो पहले पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है, लगभग 9 से 9:30 के बीच यह स्टार्ट होता है, और 2 घंटे का पेपर होता है। जनरली यह 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होता है और 11:30 बजे ख़त्म होता है। उसके बाद 3 आवर का ब्रेक दिया जाता है, और 3 आवर के बाद फिर से 2:30 बजे, उसी दिन 2:30 बजे से फिर 4:30 बजे तक पेपर 2 कंडक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं पेपर 1, जहाँ पर मेरिट पेपर बनाता है। मेरिट पेपर मतलब जितना अधिक आप नंबर लाएंगे
उतना ही आपकी संभावना बढ़ेगी कि आप इस कटअप में, आप इस मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। जबकि पेपर 2 जो है केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि एक कटअप दे दिया गया है कि आप उसको पार कर लेते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपने जो है, आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सीसेट का वह 33% है। अर्थात आपको पेपर 2 तो 33% लाना ही होगा, साथ में पेपर 1 में आपका परफॉर्मेंस बताएगा कि आप हैं लिस्ट में या नहीं हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेपर 1 में मान लेते 200 में से 120 नंबर ले आया है, कटअप का पार कर गया है, कटअप 110 ही मान लेते हैं, लेकिन पेपर 2 में उसने 33% से कम मार्क्स लाया है, तो इसका मतलब है कि वह डिस्क्वालीफाई हो गया, वह क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसीलिए पेपर 1 जब मेरिट का पेपर है, पेपर 1 से ही डिसाइड होता है कि कौन लिस्ट में रहेगा और कौन नहीं। वहीं पर पेपर 2 जो है सीसेट, यह डिसाइड करता है कि अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो पेपर 1 में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना ही मार्क्स क्यों नहीं लाए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए पेपर 2 को भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है, ताकि आप कम से कम क्वालिफाई कर जाएं। चलिए इसमें देखते हैं कितने टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक जो है कॉम्प्रीहेंशन का रहता है। इसमें लगभग 28 से 30 पैसेज होते हैं, जिसमें 28 से 30 क्वेश्चंस भी बनते हैं। कई बार पैसेज की संख्या कम कर दी जाती है, वह पैसेज की संख्या 20 भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वह 28 से 30 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको पैसेज के नंबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी तो जनरली यही नियम ही लागू हो गया है कि हर पैसेज पर एक ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इस तरह से जनरली हम कह सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 पैसेज तो आ ही रहा है, और साथ में उसमें 28 से 30 क्वेश्चंस इससे निकल के बन रहे हैं। तो 80 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन का वेटेज तो पहले सेक्शन में ही छीन लिया है। पहले सेक्शन का इस तरह से वेटेज तो 1/3 से भी अधिक हो गया। केवल कॉम्प्रीहेंशन का वेटेज 30 क्वेश्चन का है 80 क्वेश्चन में, तो ये हाईली इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमारा हो गया। और बात करें इसमें क्वेश्चन पूछेगा किस तरह, एक पैसेज दे देगा और उसके आधार पर एक प्रश्न देगा, पूछेगा कि बताओ पैसेज के आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको टिक मारना है हाँ या ना में, बस मार के आपको निकल जाना है। अगला टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। अब इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही नहीं गया है। तो कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन 4-5 साल से पूछा नहीं गया है, तो इसका वेटेज अभी 0 के आसपास कह सकते हैं। अब अगला रीजनिंग का टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग का जो वेटेज है 20 से 30 क्वेश्चंस का वेटेज इसमें होता है। रीजनिंग का लेवल जो है, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं और कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो इस तरह से यह टॉपिक भी काफ़ी और पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो पहले डिसीजन मेकिंग का आता था प्रश्न की कोई एक सिचुएशन दे दिया गया कि मान लेते हैं एक इलाके में बाढ़ आया है और ये सारे लोग हैं, आपको किसको पहले बचाना चाहिए, तो इस तरह का डिसीजन आपको लेना होता था। तो अब यह पोर्शन भी ख़त्म कर दिया गया है, 0 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। लगभग 4-5 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन सिलेबस में है, तो इसका अर्थ यही है कि आने वाले समय में कभी भी फिर से यह जाग सकता है और पूछ सकता है। अगला चलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, और अगला है इसी में बेसिक न्यूमरेसी। तो यह जो दोनों टॉपिक है मैथ का, इससे भी 20 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस जो होते हैं वह कुछ इजी भी होते हैं, कुछ मीडियम के भी होते हैं और कुछ टफ भी होते हैं। तो यह भी काफ़ी वेटेज का क्वेश्चंस है। अब बेसिक न्यूमरेसी में ध्यान क्या रखना है, तो इसमें बोलता है कि नंबर और इसके रिलेशंस को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और इसके ऑर्डर को, मैग्नीट्यूड को अच्छे से पढ़ना चाहिए। यानी कि कुल मिला के नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये खास तौर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन चुका है आजकल। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जनरली 11th का सिलेबस है, और इससे 15 से 20 क्वेश्चंस तक का हेल्प आजकल हो जा रहा है। तो काफ़ी
जो है आपको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि सिलेबस में यह मेंशन किया हुआ है कि यूपीएससी का जो इसका स्टैंडर्ड होगा पूछने का, क्लास 10 लेवल का होगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको पढ़ना होगा, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आपको पढ़ने हैं, जो कि क्लास 10th लेवल का ही होगा। लेकिन इसके बावजूद अब थोड़ा मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। आने वाले समय में देख सकते हैं कि हाल में 1-2 सालों के पीछे के प्रश्नों को देखें तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल तक बढ़ गया है। तो मैथ के स्तर पर ये उस आधार पर तैयारी करना आवश्यक है। सिलेबस एक गाइडेंस ज़रूर है, लेकिन सिलेबस के साथ आपको देखना है कि क्वेश्चंस पूछ भी क्या रहा है। क्या सिलेबस में लिखा कुछ और है और उसकी जो लेवल है काफ़ी बढ़ गई है, तो आपको उस आधार पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको फाइनली एग्ज़ाम ही करेक्ट करना है और एग्ज़ाम के प्रश्न ही आपको फाइनल तक पहुंचाएगा, ना कि सिलेबस में क्या लिखा है। सिलेबस बस आपका एक गाइडेंस है, बाकी सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके फाइनल आउटपुट होंगे। अब यूपीएससी ने कुछ गाइडलाइंस इसमें दिया है। पहला कि आप जब एग्ज़ाम पेपर लिखेंगे तो यह पेपर 2 जो है वह महज क्वालिफाइंग नेचर का है और 33% आपको लाना ज़रूरी है। दूसरा कहता है कि यह मल्टीपल चॉइस का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और तीसरा कहता है कि आपको दोनों पेपर जो है लिखना है, दोनों पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिखने गए हैं और केवल एक पेपर आप सिर्फ लिख के आए हैं, तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए जब भी आप प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं और आपका पेपर 1 ख़राब भी हो गया तो कोई नहीं, आप पेपर 2 भी लिखिए, ताकि आपको कम से कम मार्क्स तो पता चल सके। और ये हमेशा याद रखिए कि यह एक कंपटीशन है। अगर पेपर 1 आपका ख़राब गया है, पेपर टफ था, तो पेपर सबके लिए टफ था, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, पेपर 2 भी दीजिए और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फाइनल रिजल्ट में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई किसी भी तरह की गलतियां और बेवकूफ़ियाँ ना करें। और प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है जनरली एग्ज़ाम के 20 दिनों के बाद दे दिया जा रहा है, और अब इसका दिन तो काफ़ी कम कर दिया जा रहा है। पिछला जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था वह 14 दिनों में आ चुका था। तो कुल मिला के आप जो एग्ज़ाम देते हैं तुरंत उसका रिज़ल्ट भी आता है। और प्रीलिम्स का जैसे एग्ज़ाम होता है तो इसके 3 मंथ के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, और मेंस का एग्ज़ाम के 3 महीने के बाद मेंस का रिज़ल्ट आता है, जो कि जनवरी में होता है। और मार्च के आसपास आपको इंटरव्यू देना होता है, फिर मई में इसका फाइनल कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति आखिरकार इस मेरिट में है या नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला के 1 साल का प्रोसेस है कि आप मई जून में प्रीलिम्स दिए, सितंबर में मेंस दिए, और जो है फरवरी मार्च में आपने इंटरव्यू दिया। फाइनल मेरिट जो है आपको अप्रैल मई तक पता चलता है। उम्मीद है आपको प्रीलिम्स का जो सिलेबस है अच्छे से पता चल गया होगा और आपको यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा।